तो आज हम देखने जा रहे हैं विमान स्थान का अध्याय नंबर 7, व्याधित रूपीय विमानम। ठीक है। तो व्याधित रूपीय विमानम नाम से ही पता चल रहा है इस चैप्टर के, इसमें दो तरह के पुरुष बताए गए हैं। एक होता है गुरु व्याधित, एक होता है लघु व्याधित। ठीक है। तो ये आप लोगों ने पहले अष्टांग में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है गुरु व्याधित। अभी देखेंगे क्या होता है गुरु व्याधित और लघु व्याधित का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इस अध्याय में एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई गई है, कृमि। ठीक है। कृमि का वर्णन इसमें किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं अथातो व्याधि रूपीय विमानम व्याख्या श्यामः इतिहास माह भगवान आत्रेय। तो इसके बाद व्याधित रूपीय विमान की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। फिर आते हैं गुरु और लघु व्याधित पुरुष। तो यहाँ पर देखो, अर्थात एक ही प्रकार के रोग से ग्रस्त दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत बड़ी व्याधि से युक्त हैं, पर सत्व बल शरीर के ठीक रहने से छोटे रोग से ग्रस्त से प्रतीत होते हैं। दूसरे, तो ये क्या कहलाएंगे, ये गुरु व्याधित कहलाते हैं कि उनको क्या है, व्याधि तो बड़ी है लेकिन उनका सत्व इतना प्रबल है, वो दिखाते ऐसे हैं कि उनको बहुत छोटी बीमारी हुई है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरे ऐसे होते हैं जो सत्व बल शरीर के हीन बल होने से बहुत बड़ी व्याधि से युक्त प्रतीत होते हैं। इन दोनों प्रकार के रोगियों को देखते हुए अल्पज्ञ केवल नेत्र से ही रूप मात्र देखकर रोग निश्चय करते समय छोटे और बड़े रोगों में धोखा खा जाते हैं। तो जब पेशेंट ओपीडी में भी आते हैं तब आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं उनको बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है। ठीक है, बीपी पहुंचा होगा उनका 200 के पार। ठीक है, जो सिस्टोलिक होता है, लेकिन उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसा लगेगा कि वो नॉर्मली है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये पुरुष कहलाते हैं गुरु व्याधित पुरुष। यानी व्याधि उनको बड़ी है लेकिन उनका सत्व इतना प्रबल है, वो दिखा नहीं रहे हैं कि हमको इतनी बड़ी व्याधि है, या फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी वाली चीज। ठीक है। दूसरा होता है लघु व्याधित, कि हुआ कुछ नहीं है, नौटंकी ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, दिखाएंगे कि मुझे इतनी दिक्कतें हैं, मेरे को पैल्पिटेशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। देखेंगे तो उनको बहुत नॉर्मल 99 बुखार होगा। ठीक है। तो लेकिन उनको क्या है, छोटी बीमारी है और दिखा कैसा रहे हैं कि बहुत ज्यादा कुछ हो गया है। तो वो क्या कहलाते हैं, लघु व्याधित। तो व्याधित के साथ लघु जुड़ा है, यानी व्याधि लघु है लेकिन दिखाएंगे बड़ा, तो वो कहलाएंगे लघु व्याधित। तो जो ज्ञानवान वैद्य है उसको केवल और केवल देख कर कि जो पेशेंट कैसा अपीयरेंस दे रहा है, कैसा वो जेस्चर शो कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली केवल हमें ये नहीं तय करना है कि व्याधि कैसी है, बल्कि हमें सभी चीजों का परीक्षण करके जो है चिकित्सा करनी है। ठीक है। तो जो अल्पज्ञ वैद्य होते हैं वो क्या करते हैं, केवल और केवल ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और धोखा खा जाते हैं, ऐसा यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर आगे एक लाइन आती है, ना ही ज्ञान अवयवेन कृत्सनो ज्ञेय विज्ञानम उत्पद्यते। ठीक है। ऐसे ही एक लाइन बताई थी मैंने, कहाँ बताई थी, चरक विमान। बताओ किसी को याद है तो, चरक विमान कहाँ आई थी, ना ही ज्ञान अवयवेन कृत्सन ज्ञेयम ज्ञानम उत्पद्यते, वहां पर आया था चरक विमान 4 में। ठीक है, चरक विमान 4 में ऐसा ही श्लोक आया है, न ही ज्ञान अवयवेन कृत्सने ज्ञेये विज्ञानम उत्पद्यते है यहाँ पर, वहां पर सिर्फ ज्ञानम उत्पद्यते आया है। ठीक है, चेक कर लेना, अगर वहां पे नहीं होगा तो मुझे बताना। और जैसे मैंने इससे पहले के अध्याय में एक श्लोक बताया था, सुखार्था सर्वभूतानां सॉरी सुख प्रतिषेधश्च सुखार्थमेवेति। ठीक है, तो वैसे ही मैंने एक रेफरेंस ग्रुप पे भेजा था, देखा तुम लोगों ने ग्रुप पर, बताओ, ग्रुप पर देखा था। तो अष्टांग में एग्जैक्ट लाइन वैसी नहीं आई है, अष्टांग में आता है निहि सुखत्वम सुखाय च, उसके लिए। ठीक है, और रेफरेंस भी मैंने भेजा था। ठीक है, दिनचर्या में नहीं था वो, सही कह रहे थे तुम लोग, जहां पे था मैंने उसका रेफरेंस भेज दिया था। ठीक है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, नहीं ज्ञान अवयवेन कृत्सन ज्ञेय विज्ञानम उत्पद्यते। तो देखो, यह ज्ञान किसी एक अंश से नहीं होता है। तो जो ज्ञान है वो केवल एक अंश से नहीं होता,
रोग विज्ञान में धोखा खाए हुए वैद्य चिकित्सा के युक्ति ज्ञान में भी धोखा खा जाते हैं। तो अगर रोग का प्रॉपरली ज्ञान नहीं हुआ तो चिकित्सा भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो युक्ति ज्ञान में भी वो वैद्य धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जो चिकित्सा है वो युक्ति से ही करते हैं, है ना। तो युक्ति ज्ञान में भी धोखा खा जाते हैं। जब वे वैद्य गुरु व्याधि से युक्त रोगी को अपने ज्ञान से आधार पर लघु व्याधि युक्त है ऐसा निश्चय कर लेते हैं, तब रोगी को अल्प दोष वाला समझकर संशोधन के समय मृदु संशोधन देते हुए फिर उसके दोषों को अधिक रूप में कुपित कर देते हैं। तो क्या हुआ, कोई व्यक्ति गुरु व्याधित था, अब उसकी व्याधि तो गुरु थी लेकिन वो शो कर रहा था लघु व्याधि है। तो लघु व्याधि ऐसा देखकर जो अल्पज्ञ वैद्य है उसने उसको मृदु संशोधन दे दिया। अब मृदु संशोधन देने से क्या हुआ, क्योंकि वो गुरु व्याधि थी तो उसमें तीक्ष्ण संशोधन की जरूरत थी। अब अगर मृदु संशोधन दिया तो दोष पूरी तरह नहीं निकले, जिसकी वजह से और दोष कुपित हो गए तो व्याधि बढ़ जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे कह रहा है कि अल्पज्ञ वैद्य क्या करता है, गुरु व्याधित को, यानी जो व्याधि गुरु है लेकिन लघु ऐसा दिखा रहा है पेशेंट, तो उसमें अगर मृदु संशोधन दे देते हैं तो दोष और अधिक कुपित हो जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब हल्के रोग से युक्त रोगी को गुरु व्याधि से युक्त निश्चय करते हैं तो उसे अधिक दोष से युक्त समझकर संशोधन के समय तीक्ष्ण संशोधन देकर, तो वैसे ही उल्टा भी चलेगा कि जैसे कोई लघु व्याधि से पीड़ित है लेकिन वो दिखा रहा है कि उसको बहुत ज्यादा दिक्कत है, गुरु व्याधि है, वो ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन है उसको लघु व्याधि, तो उसमें अगर तीक्ष्ण संशोधन दे दिया तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बात कही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है मूर्ख और विद्वान वैद्य में अंतर। तो अल्पज्ञ वैद्य में सत्व आदि की मित्रता से व्याधि के रूपों को देखकर रोग के बलाबल में धोखा खा जाता है। वे अल्पज्ञ वैद्य अज्ञान से मोहित होकर रोगियों के नाश के लिए या बहुत बड़े कष्ट के लिए अयोग से औषध करते हैं। बुद्धिमान वैद्य परीक्षा करने योग्य सभी भावों के सभी तरह से परीक्षा करके औषधों के प्रयोग में कभी भी धोखा नहीं खाते। तो यहाँ पर यही बताया है कि केवल और केवल हमें सिर्फ देखकर ही परीक्षा नहीं करनी है, हमें क्या करना है, बाकी चीजों, रोगी का सत्व देखना है, रोगी का साथ में देखना है, जो जितनी भी 10वीं परीक्षा हमने पढ़ी वो सारी करनी है। ठीक है, तब जाके हमें युक्ति पर जाना है, तब जाके हमें चिकित्सा पे जाना है। अगर हम केवल और केवल देख कर करेंगे तो चिकित्सा अच्छी नहीं होगी। अब आते हैं 20 प्रकार के कृमि रोग प्रकरण। तो कौन सी ऐसी व्याधियां हैं जिनके 20 भेद होते हैं और कितनी है ये भी बताओ जल्दी से। पहले पढ़ा रखा है मैंने, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नोट करना, जिन्होंने पढ़ा है वो बताओ लिख के। 20 प्रकार के रोग, तीन होते हैं। वेरी गुड, कौन कौन से? तीन ऐसे रोग हैं जिनके 20 भेद होते हैं। पहला आता है प्रमेह, दूसरा आता है योनि व्यापद, और तीसरा आ गया हमारा कृमि। ठीक है, ठीक है। तो प्रमेय, योनि व्यापद और कृमि, इन सब के 20-20 भेद होते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं 20 प्रकार के कृमि रोग। अब जो 20 प्रकार के कृमि हैं उनका भी डिवीजन किया गया है। कैसे? तो इसको अलग पेज में नोट करा देती हूँ मैं। तो इसको नोट करो। आचार्य चरक, आचार्य वाग्भट और माधव, यानी माधव निदान, इन सभी ने जो कृमि रोग हैं वो 20 प्रकार के माने हैं। ठीक है, इसमें डिवीजन कैसे है? तो इसमें डिवीजन देखो कैसे कैसे किया है। बाह्यज, इस 20 प्रकार को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। बाह्यज कृमि, फिर याद रखो पू र क। ठीक है, ये ट्रिक है, पूरक याद रखना है। पू से याद रखना है पुरीशज, र से याद रखना है रक्तज, और क से याद रखना है कफज। ठीक है,
तो चरक, वाग्भट और माधव निदान ने 20 प्रकार के कृमि रोग बताए हैं। अब 20 प्रकार में भी 4 तरीके से डिवीजन किया गया है। 4 तरीके में क्या क्या आता है? पहला बाह्य, जिसे मलज भी बोला जाता है। फिर पूरक से याद रखना है, पुरीशज, रक्तज, कफज। अब ये लाइन से याद कराने की क्यों जरूरत है? तो देखो, बाह्यज होता है 2, पुरीशज होता है 5 प्रकार के, रक्तज होते हैं 6 प्रकार के, और कफज होते हैं 7 प्रकार के। तो 2, 5, 6, 7 लाइन से याद रखो, इनको जोड़ोगे तो 20 ही आएगा। ठीक है। तो चरक, वाग्भट और माधव निदान, इन तीनों ने 20 प्रकार के कृमि रोग बताए हैं। एक सेकेंड रुकना। तो बाह्यज 2 होते हैं, पुरीशज 5 होते हैं, रक्तज 6 होते हैं, कफज 7 होते हैं। ठीक है। तो ये चरक, वाग्भट और माधव निदान के अकॉर्डिंग हमने देख लिया। ठीक है। फिर इसके अलावा जो आचार्य शारंगधर हैं, आचार्य शारंगधर ने 21 प्रकार के कृमि रोग बताए। 20 तो सेम यही है। अब ये जो 5 हैं, ये 6 हैं, ये 7 हैं, इनके भी नाम अलग अलग हम याद करेंगे अभी। जो आचार्य शारंगधर ने 21 प्रकार ये बताए, उसमें 20 तो सेम है, प्लस एक स्नायुक कृमि ऐड किया है। तो स्नायुक कृमि किसने बताया, बार बार पूछा जाता है, तो ये आचार्य शारंगधर ने बताया है स्नायुक कृमि। ठीक है। नोट कर लिया सभी ने? स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है। वापस से आते हैं बुक पर। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, देखो, श्लोक में ये लाइन मार्क करना, समुत्थान स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा। तो ये जो 7 चीजें हैं, इनको बोला जाता है सप्तक गण। क्या बोला जाता है? सप्तक गण। यहीं पे लिख लो, सप्तक गण इनको बोला जाता है। ये श्लोक में मार्क करना, और ये लाइन से ऐसी याद होना चाहिए, समुत्थान स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा। 4-5 बार बोलोगे, याद हो जाएगा। ठीक है। समुत्थान स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा। अब ये जो सप्तक गण होते हैं, इन्हीं सप्तक गण के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कृमियों को पढ़ते हैं। ठीक है। तो समुत्थान का मतलब क्या होता है? समुत्थान पहले भी पढ़ा होगा, निदान का पर्याय होता है समुत्थान। स्थान यानी जिस एरिया में होते हैं। फिर संस्थान आता है, संस्थान का मतलब होता है लक्षण। वर्ण यानी कलर। नाम, उनका नाम हो गया विशेष। प्रभाव, जो उनका इफेक्ट है वो क्या है, और उनकी चिकित्सा कैसे करते हैं। तो देखो, इस प्रकार व्याधि रूप के विषय में व्याधि रूप की संख्या, अर्थात एक गुरु व्याधित और दूसरा लघु व्याधित, यह संख्या व्याधित रूप में कारण परिणाम की शक्यता से उत्पन्न हुए विपरीत ज्ञान में अपवाद सहित कारण और दोष रहित उचित रूप से ज्ञान के कारण को सुनकर उसके बाद अग्निवेश ने भगवान आत्रेय के चरणों का स्पर्श कर पुरीश में होने वाले सभी प्रकार के कृमियों का तो सभी प्रकार के कृमियों का क्या क्या बताया? देखो, समुत्थान यानी निदान, स्थान संस्थान मीन्स लक्षण, वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा। तो इन 7 हेडिंग्स के अंदर, ये हेडिंग्स ही मान लो कि इनके अंदर हम जो कृमि हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। अब एक एक करके यहाँ पर बताया है। तो देखो, सहज और वैकारिक कृमि। अग्निवेश ने भगवान आत्रेय से कहा कि हे अग्निवेश, सहज कृमियों को छोड़कर अनेक प्रकार के विभागों से 20 प्रकार के कृमियों का वर्णन सूत्र स्थान के अष्टोदरी अध्याय में किया गया है। वे कृमि कारणों के अनुसार विभक्त होकर 4 प्रकार के होते हैं, जो हमने देखा, पुरीशज, श्लेष्मज, शोणितज और मलज। ठीक है। तो ये आ गया पू र क। ठीक है। 5, 6, 7 और मलज यानी बाह्यज, जो कि 2 प्रकार का होता है। ठीक है। यही मैंने अभी लिख कर बताया था। आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकृति भेद से कृमि कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। प्रकृति, वैसे अगर पूछा जाए जनरल कि कृमि रोग कितने प्रकार के, तो 20 आंसर होगा। अगर पूछा जाता है कि प्रकृति भेद से जो कृमि है
वो कितने प्रकार के? कृमि रोग नहीं पूछ रहा है, कृमि पूछ रहा है। तो आंसर होता है 4। ठीक है, 4 प्रकार के कौन कौन से जो हमने देखा? बाह्यज, पुरीषज, रक्तज और कफज। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के प्रकृति भेद से कृमि होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं तत्र मलो बाह्य अभ्यांतरश्च। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? बाह्य अभ्यांतर भेद से मल 2 प्रकार का है। बाह्य मल जातान मलजान संचक्ष्महे तेषाम समुत्थान। तो जो बाह्य कृमि है, जो हमने देखा बाह्य कृमि, उसका समुत्थान यानी निदान बता रहे हैं। तो निदान क्या है? मृजा वर्जनम। मृजा बोला जाता है साफ सफाई रखने को। अब वर्जन यानी साफ सफाई नहीं रखना। स्थान क्या है? केश, श्मश्रु, लोम, वक्ष्म, वासांसी। तो जो बाह्य कृमि है, तो यहाँ पे बाह्य की बात हो रही है। तो बाह्य से समझ लो कृमि जैसे कि जुएं वगैरह पड़ जाती हैं या फिर मैगॉट्स हो जाते हैं, वो तो चलो बात की बात है। सिंपल लेके समझो, जुएं। ठीक है, जो सर में जुएं हो जाती हैं। अब क्यों होती है? तो मृजा वर्जन याद रखो कि साफ सफाई नहीं रख रहे हैं बालों में। स्थान कहाँ कहाँ हो रही है? देखो, केश बालों में हो रही है, श्मश्रु, ठीक है, श्मश्रु में, लोम में, पक्ष्म में, वासांसी यानी जो कपड़े होते हैं, वास, वस जो होता है वो कपड़े का पर्याय होता है ना, तो वासांसी कपड़ों में हो जाते हैं। संस्थान, तो कैसे दिखने में कैसे होते हैं, लक्षण कैसे होते हैं इसके? तो देखो, अणु, ठीक है, तिल आकृति हो, तो अणुवत होते हैं और तिल आकृति वाले होते हैं। तो और बहुपादश्च, तो देखा होगा जो जुएं होती हैं, ऐसे ऐसे पैर होते हैं ना, हुई होंगी सभी के, होती हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे बहुपाद होते हैं और बहुत छोटी छोटी अणु आकृति की होती है, तिल जैसी दिखाई देती हैं, काले तिल जो होते हैं वैसी दिखाई देती हैं, और बहुपाद युक्त होती हैं। तो वही याद रखना है। संस्थान कैसा है? अणु, तिल की आकृति वाला और बहुपाद। वर्ण कैसा है? कृष्ण काले वर्ण के होते हैं और शुक्ल सफेद भी होते हैं। तो जो लीखें होती हैं वो सफेद होती हैं और जो जुएं होती हैं वो काली रंग की होती हैं। नामानी, अब जो बाह्य कृमि होते हैं उनके नाम क्या क्या है? तो देखो, 2 होते हैं हमने देखा था, तो उनके नाम है यूका और पिप्पली का। ठीक है, तो 2 नाम क्या देखे हमने? यूका और पिप्पली का, ये याद रखना है। तो इसको वहां पर लिख लेते हैं। बाह्यज में 2 क्या क्या आए हमारे पास? पहला आया यूका, दूसरा आया पिपली का। ठीक है, 2 हमने देख लिया यहाँ पर। अब और क्या बोल रहे हैं? अब इनका प्रभाव क्या है? तो देखो, सारा उन्हीं हेडिंग्स के अंदर चल रहा है जो हमने सप्तक गण देखा। क्या क्या? समुत्थान, स्थान, संस्थान, वर्ण, नाम, प्रभाव, चिकित्सा। तो प्रभाव इसका क्या है? देखो, कंडू जनन, खुजली होती है। कोठ पिडका अभिवर्तनम च। और क्या क्या होता है? कोठ होता है, पिडका फुंसियां हो जाती हैं, और चकत्ते जैसे पड़ जाते हैं, अभिवर्तनम ये सब निकलते हैं। अब चिकित्सितम तु, चिकित्सा क्या करनी है? खलु एषाम अपकर्षणम मलोपघात मलकराणाम च भावानाम अनुपसंयनमिति। तो देखो, कहीं भी कृमि रोग पूछा जाता है तो कृमि रोग की 3 चिकित्सा इंपॉर्टेंट है। कहीं भर भी लिखने के लिए आ रही है अगर कृमि की चिकित्सा, तो 3 लाइन हमेशा याद रखो। जब हम कोई भी चिकित्सा लिखते हैं किसी भी व्याधि की, तो सबसे पहले आता है निदान परिवर्जन। लेकिन यहाँ पे क्या कैच है? यहाँ पर सबसे लास्ट में आएगा निदान परिवर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे? निदान परिवर्जन। सबसे पहले क्या आएगा? अपकर्षण, अपकर्षण। दूसरा आता है प्रकृति विघात, प्रकृति विघात। ठीक है, तो अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, ये किसी भी कृमि रोग की चिकित्सा होती है। तो देखो, अपकर्षण, अब जब कृमि पड़ गए, मान लो जू का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, जू पड़ गई हैं, तो हम पहले तो ये नहीं करेंगे कि निदान परिवर्जन करो कि जिससे जू हुई है उसको छोड़ो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले हमें उसे निकालना पड़ेगा, है ना? तो अपकर्षण कर रहे हैं यानी उस जगह से उसे खींच के निकाल रहे हैं। तो अपकर्षण इसमें पहली चिकित्सा आती है, ये क्रम है। ठीक है, दूसरा आता है प्रकृति विघात, यानी जो कृमि है उसकी प्रकृति के विपरीत ऐसा हमें आहार विहार करना है। तीसरा आता है निदान परिवर्जन, यानी जिन जिन कारणों से हुआ है, जैसे हमने इसमें समुत्थान देखा था, मृजा वर्जन, सफाई नहीं रखना, तो हमें क्या करना है? सफाई रखनी है। तो निदान परिवर्जन करना है, जिस कारण से हुआ है उसका त्याग करना है।
ठीक है। तो कोई भी कृमि रोग आता है, इसमें 3 चिकित्सा फॉलो की जाती है: अपकर्षण, प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन। अब देखो यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे। सबसे पहले लिखा है अपकर्षण, ये तो ठीक है, खींच कर निकाल दो। मलोपघात यानी प्रकृति विघात वही हो गया, मल से उत्पन्न हुआ है, मलज कृमि बोल रहे हैं इसे। फिर मलकरणाम च भावानाम अनुपसेवनमिति, यानी मल उत्पादक जो भाव है उनका सेवन नहीं करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी यही लिखा है, इनकी चिकित्सा खींचकर निकालना, मलों का नाश करना और मल उत्पादक भावों का सेवन ना करना। आ गया वही चीज, अपकर्षण, प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन। ये ऐसे ही लाइन से याद होने चाहिए। ठीक है। फिर आते हैं बाह्य और अभ्यंतर क्रमी, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। देखो, बाह्य और अभ्यंतर भेजे मल दो प्रकार के होते हैं। उनमें बाहरी मल से उत्पन्न होने वाले कृमियों को मलज कृमि कहते हैं। मृजावर्जन इसका निदान हो गया। इनका कारण है केश, श्मश्रु, लोम, पक्ष्म, गंदे कपड़े इन कृमियों के स्थान है। इनकी आकृति कैसी होती है? अणु होती है, तिल आकार की होती है और बहुपादश, बहुपैर वाली होती है। इनके वर्ण कैसा होता है? कृष्ण होता है, श्वेत होता है। इनका नाम क्या है? यूका और पिपलिका। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनका प्रभाव कंडू उत्पन्न करना, कोट पिडका उत्पन्न करना है और चिकित्सा हमने देख ही ली। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बाह्यज दो प्रकार के कृमि देख लिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं रक्तज कृमि। ठीक है। तो पूरक 5, 6, 7, तो रक्तज कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। तो देखो, शोणित जानाम तो खलु कुष्ठ समानम समुत्थानम। तो देखो, इसके जो निदान होते हैं यहाँ पर बताया है कुष्ठ समानम, यानी कुष्ठ के समान इसके निदान होते हैं। तो रक्तज कृमियों का तो समुत्थान, उत्पन्न होने का कारण कुष्ठ के समान है। तो जितने भी कुष्ठ के निदान है वो सारे इसके भी होते हैं। फिर स्थान क्या है? रक्तवाहिन्य धमनियां। तो स्थान यहाँ पर क्या बता दिया? रक्तवाही धमनियों का स्थान बता दिया। संस्थान लक्षण कैसा होगा? अणु, अणुआकृति होंगे। वृत्त च पादश्च, कैसे कैसे होंगे? वृत्त होंगे, गोलाकार होंगे। और अ अपादश्च, यानी पैर नहीं होंगे। तो देखो यहाँ पर भी लिखा है, इनका स्थान रक्तवाह धमनियां है। आकार कैसा है? सूक्ष्म है, अणु है यानी सूक्ष्म है, वृत्त है, गोल है, और अपादश्च यानी पैर रहित होते हैं। जबकि जो बाह्यज कृमि थे उसमें देखा था हमने बहुपादश्च, बहुत सारे पैर हैं। फिर आते हैं सूक्ष्मत्वाच एके भवंती अदृश्य। तो कुछ आचार्य रक्तज कृमियों को अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मानते हैं। ठीक है। तो कुछ आचार्य क्या कहते हैं? ये बहुत ही सूक्ष्म है कि ये भवंती अदृश्य, कि ये दिख भी नहीं पाते। ठीक है। फिर इसका जो वर्ण आता है, वर्ण ताम्र वर्ण का हो गया। बाह्यज में हमने देखा था कृष्ण और श्वेत वर्ण के थे, यहाँ पर ताम्र वर्ण का आ गया है। वर्ण कैसा है? ताम्र की तरह रक्त होता है। नामानी, अब नाम क्या क्या होते हैं इसके? देखो, तो 6 हमने देखे थे, रक्तज 6 होते हैं। तो नाम क्या है? देखो, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, उदुम्बर, जंतु मात्र। ठीक है। क्या क्या? केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, उदुम्बर, जंतु मात्र। तो देखो, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, उदुम्बर, जंतु मात्र। अब इनका प्रभाव क्या है? तो देखो, केश, श्मश्रु, नख, लोम, पक्ष्म, अपध्वंसम। तो ये क्या क्या करते हैं? अपध्वंस मतलब होता है उनको गिरा देते हैं। यानी केश, श्मश्रु, नख, लोम और पक्ष्म, पक्ष्म बोला जाता है आई लैशेस को, इनके बालों को क्या करते हैं? गिरा देते हैं। फिर आता है व्रणगतानाम च। और जब ये व्रणगत हो जाते हैं, जब ये कृमि क्या हो जाते हैं? व्रण में उपस्थित हो जाते हैं, तब ये क्या करते हैं? हर्ष कंडु तोद संसर्पणानी अतिवृद्धा नाम च। तो क्या क्या करते हैं? हर्ष यानी रोमहर्ष करते हैं, कंडू खुजली करते हैं, तोद सुई चुभोने की सी पीड़ा करते हैं, और सर्पण ऐसा लगता है कि चल रहे हैं। ठीक है। तो रेंगने का अनुभव यहाँ पे लिखा है, देखो, रेंगने का अनुभव होता है। और जब ये कृमि अधिक रूप में बढ़ जाते हैं तो क्या क्या करते हैं? देखो, त्वक, सिरा, स्नायु, मांस, तरुण अस्थि, भक्षणमिति। तो क्या क्या करने लग जाते हैं? त्वक, त्वचा का, सिरा, स्नायु, मांस, तरुण अस्थि बोला जाता है कार्टिलेजेस को, इनका सबका क्या करने लग जाते हैं? भक्षण करने लग जाते हैं, इनको खाने लग जाते हैं। इन कृमियों की चिकित्सा कैसी करनी है? कुष्ठ के समान ही चिकित्सा करनी है।
ठीक है। तो इन कृमियों की चिकित्सा भी कुष्ठ रोग के समान ही करनी है, क्योंकि इसके निदान जो थे वो कुष्ठ रोग के समान थे, तो इसमें चिकित्सा भी कैसी की जाएगी, कुष्ठ रोग के समान ही की जाएगी। तद उत्तर कालम उपदेक्ष्यामा, और ये आगे कहाँ कहा जाएगा, चिकित्सा स्थान में कहा जाएगा, वहां पर डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रक्तज कृमि। अब ये जो इसके नाम थे ये यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से। देखो हम देख रहे थे बाह्यज, बाह्यज हमने दो नाम देखे, यूका और पिपली का। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा रक्तज, लाइन से ही लिख लेते हैं ना, पुरीशज, ये होते हैं 5। फिर आते हैं रक्तज, रक्तज होते हैं 6। बार बार लिखने का यही मतलब है कि याद हो जाए। क से आता है कफज, ये होते हैं 7। तो रक्तज जो 6 हैं वो हमने देखे कौन कौन से, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, उदुम्बर और जंतु मात्र। तो ये बार बार बोलो, बार बार लिखो, याद हो जाएंगे इससे। और अगर कोई ट्रिक पता है तो उससे याद कर सकते हो। ठीक है, मैंने तो ऐसे ही बार बार बोल के याद किए हैं, तो मैं वैसे ही बता रही हूँ। ठीक है, अगर आपको इससे अच्छा तरीका पता है आप ऐसे याद करो, बस याद होने चाहिए, मेन मोटिव ये है। ठीक है, तो ये रक्तज देख लिया हमने। फिर आगे चलते हैं, आगे बता रहे हैं श्लेष्मज। तो श्लेष्मज देखो कफज, तो कफज है तो सारे कफ वर्धक निदान होंगे। कौन कौन से निदान है देखो यहाँ पर क्या बता रहे हैं। श्लेष्मजः क्षीर, गुड़, तिल, मत्स्य, आनूपमांस, पिष्टान्न। ठीक है, कुसुब, स्नेह, अजीर्ण, पूति, क्लिन्न, संकीर्ण, विरुद्ध, असात्म्य भोजन समुत्थान। तो क्या क्या इसमें बता दिया, क्षीर बता दिया यानी दूध बता दिया, गुड़ बता दिया, तिल मत्स्य मछली बता दिया, आनूप मांस, पिष्टान्न, ठीक है जो पीठी से बने अन्न होते हैं वो बता दिया। फिर इसके अलावा परम अन्न, परम अन्न बोला जाता है खीर को। ठीक है, कुसुब, कुसुब तेल होता है ना, उसका सेवन करने से स्नेहजीर्ण। ठीक है, और अजीर्ण में स्नेहजीर्ण यानी स्नेह लेने से अगर अजीर्ण हुआ है। इसके अलावा पूती क्लिन्न यानी जो सड़कर गीला हो गया हो। ठीक है, संकीर्ण, संकीर्ण बताया है कूड़ा कंकड़ मल आदि को के मिलने से घृणित। फिर इसके अलावा विरुद्ध और असात्म्य भोजन करने से उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे निदान बता दिए हैं श्लेष्मज कृमियों के। फिर इसका जो स्थान है, तेषाम आमाशय स्थानम, इसका स्थान क्या बता दिया, आमाशय बता दिया। ठीक है, फिर आते हैं अगला, ये कृमि क्या करते हैं, ते प्रवर्धमानम तु ऊर्ध्वम अधोवा विसर्पन्ति उभयतो वा। तो कहाँ कहाँ जाते हैं ये कृमि, बढ़कर आमाशय से ऊपर या नीचे या ऊपर नीचे दोनों ओर भाग में चलते हैं। ठीक है, ते प्रवर्धमानम ऊर्ध्व अधोवा विसर्पन्ति उभयतो वा। तो स्थान तो इनका आमाशय है, लेकिन आमाशय से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, या फिर दोनों तरफ जा सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, इसका समुत्थान यानी निदान, स्थान हमने देख लिया। फिर आते हैं नेक्स्ट, संस्थान यानी लक्षण क्या मिलते हैं। तो देखो, अच्छा ये ही लक्षण है इसका कि ये जो कृमि है ये आमाशय से ऊपर की तरफ भी जाते हैं और नीचे की तरफ भी जाते हैं, या फिर दोनों ओर भी जा सकते हैं। अब इसकी जो आकृति होती है, वर्ण विशेषास्तु श्वेता। तो वर्ण विशेष इसका क्या है, श्वेत। ठीक है, श्वेत वर्ण के होते हैं। जब हमने मलज कृमि देखा था या बाह्यज कृमि देखा था वो कृष्ण और श्वेत वर्ण के थे। फिर रक्तज कृमि हमने देखा, ये कैसे थे, ताम्र वर्ण के थे। नेक्स्ट हम देख रहे हैं श्लेष्मज कृमि, तो ये क्या है, श्वेत वर्ण के हैं।
और इनकी जो आकृति होती है वो कैसी होती है? प्रथु ब्रध्न संस्थान केचित केचित। क्या क्या होते हैं? प्रथु यानी गोल और मोटे होते हैं। ब्रध्न चपटे चमड़े के फीते के आकार के होते हैं। और कुछ कृमि कैसे होते हैं? गोल और चौड़े होते हैं। गंडूपद यानी केचुए के समान सफेद या ताम्र की तरह रक्त होते हैं। तो यहाँ पे दोनों वर्ण बता दिए हैं कि श्वेत और ताम्र, ठीक है, दोनों वर्ण के होते हैं। कुछ कृमि सूक्ष्म लंबे डोरे की तरह सफेद होते हैं। इन तीनों प्रकार के कफज कृमियों के नाम। तो कुछ कैसे होंगे? सिर्फ श्वेत होंगे, कुछ श्वेत और ताम्र होंगे, ठीक है। तो और इनकी आकृतियां भी बता दी, कुछ गोल होंगे, कुछ चपटे होंगे, कुछ कैसे होंगे? केंचुए के समान होंगे। तो केंचुए को क्या कहा जाता है? गंडूपद बोला जाता है। अब इनके नाम आ रहे हैं। तो नाम क्या क्या है देखो? आंत्राद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दर्भ पुष्प, सौगंधिक, महागुदश्चेपी। तो क्या क्या नाम देखे हमने? अंतराद, उदराद, हृदयचर, चुरु, दर्भ पुष्प, सौगंधिक और महागुदश्चेत। फिर इसका जो प्रभाव है, प्रभाव क्या होता है इसका देखो? हृल्लास यानी जी मिचलाना, आस्य श्रवणम यानी मुख से क्या निकलती है? लार निकलती है। अरोचक, अविपाक, ज्वर, मूर्छा, जृंभा, छवतु, अनाह, अंगमर्द, सर्दी, कार्श्य, पारुष्य चेती। तो जितने भी जीआईटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं वो सारे इसके कारण होंगे, क्योंकि इसका जो स्थान है वो क्या बताया गया है? आमाशय बताया गया है, ठीक है। तो ये जो श्लेष्मज कृमि है इनका स्थान आमाशय है। इसके जो भेद होते हैं 7 होते हैं, ठीक है, पूरक में हमने देखा। नाम इसके अभी देखते हैं। फिर इनका प्रभाव हमने देखा, हृल्लास, जी मिचलाएगा, मुख से लाला स्राव होगा, अरोचक, अविपाक, ज्वर, मूर्छा, जृंभा, शवथु, आनाह, अंगमर्द, छर्दी, कार्श, पारुष्य, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया श्लेष्मज कृमि। तो श्लेष्मज कृमि के भी नाम हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कफज कृमि। तो कफज कृमि को याद करने के लिए एक ऐसे इमेजिनेशन बना लो, ठीक है। इसके पास क्या है? एक फूल है। तो फूल से हमेशा याद रखना है। और ये आंख है, ये मुंह है। तो फूल से याद रख लो दर्भ पुष्प। और फूल से क्या आ रही है? सुगंध आ रही है, ठीक है, सौगंधिक। ग लिखा है ना, ये म बन गया गलती से, ग है ये। सौगंधिक, ठीक है। तो दर्भ पुष्प, सौगंधिक, दो नाम याद हो गए हमें, ठीक है। फिर नीचे से स्टार्ट करो। सबसे नीचे क्या होता है जीआई में? गुदा। तो महागुद, महागुद। फिर आता है, फिर हमारी क्या आती है? इंटेस्टाइन्स आती है। ये हमारा क्या आ गया? स्टमक आ गया। तो इनको क्या बोला जाता है? आंत्र बोला जाता है। तो आंत्राद याद रख लो, आंत्राद। पेट को बोला जाता है उदर। तो उदराद याद रख लो, ठीक है। महागुद, आंत्राद, उदरार्ध। फिर इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पर हृदय होता है, ठीक है। तो हृदय से याद रख लो हृदयचर, ठीक है। अब लास्ट में आता है माउथ। तो माउथ से हम क्या करते हैं? चबाते हैं। तो चुरु याद रख लो इससे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 7 नाम याद कर सकते हैं। कोई अच्छी ट्रिक पता है और तो ऐसे याद कर लेना। तो एक व्यक्ति है, उसका इमेजिन करो कि उसके हाथ में एक फूल है। फूल यानी पुष्प, तो दर्भ पुष्प याद रखना है। पुष्प से सुगंध आती है, तो सौगंधिक याद रखना है। फिर जो आदमी है उसमें सबसे पहले नीचे जीआई ट्रैक में क्या होता है? महागुद, गुदा होती है, तो महागुद याद रखना है। फिर आती है इंटेस्टाइन, तो अंतराद याद रखना है। फिर आता है हमारा पेट यानी स्टमक, स्टमक को कहते हैं उदर, उदराद याद रखना है। फिर आता है हृदय, तो हृदयचर याद रखना है। और फिर आता है मुख, तो मुख से याद रखना है, मुख से चबाते हैं तो चुरु याद रखना है, ठीक है।
इस तरीके से 7 नाम याद कर ले हम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले याद किया हमने दर्भ पुष्प, सॉरी यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, दर्भ पुष्प। दूसरा नाम था, इस पुष्प से क्या आ रही है, सुगंध आ रही है, सौगंधिक। फिर नीचे से स्टार्ट करेंगे, महागुद, फिर आंत्राद, आंत के बाद क्या आ रहा है, उदराद, हृदयचर, और फिर मुख आता है, मुख से क्या करते हैं, चुरु, चबा रहे हैं।